हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। परीक्षा देने जा रहे हो दोस्तों, तो जरूर मेरे इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि 5 मिनट में आपको कम से कम 5 नंबर जरूर मैं दिलवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को संख्या और अंक के बारे में बताने वाला हूं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में ऐसा बात बताने वाला हूं जो आपको शायद नहीं पता होगा। प्राकृतिक आप 1 2 3 4 ऐसे ही जानते होंगे, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। पूर्णांक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि पूर्णांक किससे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी समझाऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, भिन्न में आपको साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, समतुल्य भिन्न और अपवर्त और अपवर्तक के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं संख्या पर। तो दोस्तों, संख्या क्या है हम समझ लेते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या दोस्तों, नॉर्मल कोई भी अंक लिखा हो 1 2 3 या कि कह दिया जाए 14 लिखा है या कि 18 लिखा है, ये सब संख्याएं हैं। इन सब सभी को हम संख्याएं कहेंगे। लेकिन अगर 1 की बात की जाए, किसी एक नंबर की बात की जाए, तो ये तो आपका अंक कहलाएगा। नंबर यानी अंक, या इसको डिजिट कहा जाएगा। इसमें एक संख्या, ये संख्या तो 14 पूरी है, 14 पूरी संख्या है, लेकिन ये इसका क्या है, एक अंक 4 जो है इसका अंक कहलाएगा। एक जो है इसका अंक कहलाएगा, यानी ये आगे 1 और 4 जो लिखा हुआ है वो अंक कहलाएगा। तो नॉर्मल अंक जो देखा जाता है दोस्तों, अंक आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका 10 जो होता है अंक होता है, यानी डिजिट होता है। 10 अंक ही होते हैं टोटल अंक की बात की जाए तो। और ये स्वयं में संख्या भी है, क्योंकि एक लिखा जाए तो एक संख्या भी है और अंक भी है। ठीक, तो 10 अंक होते हैं। तो संख्या और अंक को आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप सभी को बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, यानी जिस संख्या से हम किसी चीज को गिन सके। काउंटिंग मतलब गिनने की संख्या। जैसे कि कोई चीज हो गई 1, भाई 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या 0, कोई चीज 0 है तो उसको कैसे गिनेंगे। तो इसके प्राकृतिक संख्या में 0 हमारा नहीं आता है। तो यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी इनफिनिटी तक जो भी लिख सकते हैं, अनंत तक जो भी संख्या है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के बारे में इसके बाद में पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो पूर्ण का मतलब है कि पूरी संख्याएं। अच्छा, पूरी संख्याएं कब होंगी? जब उसमें 0 इंक्लूड होगा। बिना 0 की कोई संख्या पूरी कहाँ हो सकती है? भाई पूरी संख्या हमको लिखना है तो किन किन डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमको 0 को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 लिखना है, 100 लिखना है, तो 0 की भी आवश्यकता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण तो लिखा ही गया है। ठीक है दोस्तों, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 से ना शुरू कर 1 से शुरू करते हैं, और पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू करके पूरा करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। पूर्णांक को अगर तोड़ दिया जाए तो पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, यानी पूर्णांक में आपको देखा जाए दोस्तों, तो आप इधर 0 से लेकर जा रहे, इधर +1 +2 +3 +4, यानी अनंत तक। और इसी प्रकार से इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी अनंत तक। यानी पूर्णांक का मतलब है कि ऋणात्मक हो या धनात्मक, पूरी ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक अनंत तक, ये हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक, जो कि पूर्ण अंक समझा जाता है। यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी ली जाती हैं और धनात्मक भी ली जाती हैं, और 0 भी उसके अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत। तो पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। तो ये आप पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक को समझ चुके हैं। तो अगली बार मैं आपको बताने वाला हूं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं दोस्तों आपको कि परिमेय क्या है। तो परिमेय का डिफिनेशन ये है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में
लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। तुमको ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी साधारण से आप समझ लो जिन संख्याओं को p बटे q या कि a बटा b भी लिख सकते हैं, कुल मिलाकर बटे में जिसको लिख सकते हैं। और जहां आपको ये जरूर लिखना होगा कि जहां p और q, जहां p और q एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो। ठीक है, और q जो है बराबर नहीं होगा चाहिए 0 के। ये इतनी चीजें अगर कंडीशन है तो वो जो है परिमेय संख्या। जैसे दोस्तों p बटा q या a बटा b भी लिख सकते हैं, ठीक, या कि m बटा n भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के जो हम बटे में जिसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका दिया गया है 27 बटा 2, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बीच ऊपर वाली और नीचे वाली पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक आपको जैसे बताया अभी इससे पहले हमने, यानी ऊपर और नीचे वाला -2 बटा 3 भी लिख सकते हो, -3 बटा 2 भी लिख सकते हो। ये हमारी परिमेय संख्या, यानी जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 बटा 0 तो 0 नहीं लिया जा सकता, इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से यहाँ दिया गया है q बराबर नहीं है 0 के। तो दोस्तों इसकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन आपको ये ध्यान देगा जहां p और q एक पूर्णांक, यानी कि p और q जो हो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या एक पूर्णांक होनी चाहिए, और माइनस में और प्लस में, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 0 भी हमारा पूर्णांक के अंतर्गत आता है, इसलिए बटे में 0 नहीं हो सकता। ये कभी भी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, इसको अपरिभाषित ही करेंगे हम लोग। इसके बारे में कोई भी परिभाषित हो ही नहीं सकता, जिस कारण से अपरिभाषित, अर्थात आपको ये लिखना आवश्यक है कि q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अब इसी के विपरीत देख लेते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, डायरेक्ट उसी का उल्टा, कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैसे भी इसमें p बटा q लिखने की आवश्यकता है नहीं कि q बराबर नहीं, q एक p और पूर्णांक हो, ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दो, ये ऐसी संख्याएं जो होती हैं हमारी, √2 हो गई जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, √3 हो गई, √5 हो गई दोस्तों, √7 हो गया, √9 नहीं लिख सकते दोस्तों। √9 लिख देंगे तो कहीं ना कहीं √9 का वर्गमूल जो आता है 3 आता है, और 3 का बटा 1 लगाया जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए जिसका वर्गमूल निकलता है वो नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, इनसे जुड़ते हुए क्रम में कहा जाए कि 3√2 कहीं पर लिखा हुआ है, या 3 + √2 लिखा हुआ है, या कि 3 - √2 लिखा हुआ है, अगर इस प्रकार से कहीं पर लिखा हुआ है, गुणे यहाँ पर निशान छिपा होता है, तो भी ये सब भी अपरिमेय के अंतर्गत ही आते हैं। यानी इन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जरूर समझ गए होंगे, √2 यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे आपका √101 है, ये भी आपका अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। इनसे जुड़ती हुई या कि गुणा होती हुई या कि घटती हुई कोई संख्या उसके साथ में लगी हुई है, तो वह भी कहीं ना कहीं आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगी दोस्तों। तो ये आपका अपरिमेय हो गया। उसके बाद हम चलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान पर, कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। तो स्थानीय मान की बात की जाए तो किसी भी संख्या, अगर मान लो आपका ये 5, 7, 8, 9 या कि ऐसे दिया गया 8, 8 दिया गया है,
5788 दिया गया दोस्तों। इसमें आपको कह रहा है कि आप 7 का जो है स्थानीय मान बताओ। तो 7 का स्थानीय मान जो आपका आएगा, 7 का स्थानीय मान, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, देखना है 7 किस नंबर पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस पे है आपका, सैकड़ा पे है। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, आप लोग जानते हैं, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई मतलब होता है 10, और सैकड़ा मतलब होता है 100, और हजार मिस होता है, सैकड़ा मतलब 100 लिख देते हैं दोस्तों, और हजार मतलब होता है 1000 जानते हैं, और 10,000 मतलब जानते हैं 10,000 ही होगा, तो सीधा सीधा, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह लाख भी जानते हैं आप सभी, ठीक। तो 7 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 हमारा सैकड़े के स्थान पे, और सैकड़ा मतलब होता कितना है, 100 होता है। तो आपको 7 × 100 लिखना है, 7 × 100 बराबर आपका 700 आएगा उसका स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों। या कि आपको 5 का पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछ रहा है, तो आपको 5 गुणे, अब 5 किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान में, किस स्थान पर है, हजार वाले स्थान पर। तो आपको इसमें सिंपल सा 1000 से गुणा कर देना है, तो 5 × 5 यानी 5000 आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्थानीय मान है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपका कहीं पर दे रहा है 57,825 मान लो, ऐसा मिल रहा है आपको, या कि इस पे एक संख्या और लिखी। अब इसमें आप पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान, अगर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है दोस्तों, तो कुछ मत करो, आप 7 गुणे ऐसे लिख लो, उसके बाद देख लो किस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है। तो आप 7 में 10,000 से गुणा कर लो, 7 में 10,000 से गुणा करेंगे तो आप 70,000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, इसका स्थानीय मान 70,000 आ गया। अब इसी तरह अगर 5 का स्थानीय मान पूछता है, तो आप जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ रहा है। तो लाख में कितना जीरो आता है, जैसे इसमें हम लोग 4 जीरो लगाए, उसमें 5 जीरो लगा देंगे, यानी 5 गुणे और 1 लिखकर 5 जीरो से गुणा कर देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास उससे भी सिंपल है दोस्तों। अगर ये आपसे 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो आप देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो उसी के पीछे 5 जीरो लगा दो, इसका स्थानीय मान ये हो गया। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। अगर 7 का पूछ रहा स्थानीय मान कितना है, तो 7 के बाद कितनी संख्या है उसी को आपको गिन लेना है। तो 7 के बाद 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो आप 7 लिखकर 4 जीरो लगा दो, बस आपका स्थानीय मान कंप्लीट हो गया। ये और भी आसान तरीका है अगर आप उस प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपको कह रहा है 5 का स्थानीय मान बताओ, तो इसी जगह पे आप 5 लिख दीजिए, 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, तो आप तुरंत लिख दो 500, ठीक है दोस्तों। 1 का पूछेगा तो 1 ही स्थानीय मान आएगा, ठीक। ये तो आपका स्थानीय मान हुआ। इसके बाद बात करता हूं जातीय मान की बात। तो इसमें अगर मान लो जैसे आपको ये सवाल मिल रहा है 578,551, और अगर पूछ रहा है इसका आपको जातीय मान बताइए, तो जातीय मान कुछ नहीं होता, जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे उपलब्ध है वही जातीय मान। अगर 8 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, तो जातीय मान जो होता है दोस्तों वो स्वयं ही होता है, जो रहता है वो स्वयं ही 8 ही है। 5 का जातीय मान 5 ही है, 7 का जातीय मान 7, यानी जो स्वयं का मान है वो मान वही है। यानी कि जैसे 51 है तो उसका जातीय मान 51 नहीं 5 है दोस्तों। अगर 5 है तो 51 का 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा। 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। 8 का जातीय स्थानीय मान नहीं, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, जातीय मान 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। 7 का जातीय मान स्वयं, मतलब जो रहेगा वो स्वयं। जातीय मान का मतलब है स्वयं का नाम। अब 5 का नाम क्या है भाई, 5 है, तो यही उसका जातीय नाम, जातीय मान कहलाएगा। यानी जातीय मान में वो स्वयं जो रहता है उसी को जातीय मान कहा जाता है। तो जातीय मान के बाद में आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या है। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में समझ लेते हैं। अगर कहीं से आपको दे रहा है कि 139 या 149 या ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर 90 ये भी लगा हुआ है, 1490 लिखा हुआ है, इसको अगर आपको कहता है अनुवर्ती संख्या लिखो, अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का मतलब दोस्तों प्लस 1 ऐड करना है। अनुवर्ती का मतलब है 1 ऐड करना है। तो हमको पता 1490 में 1 जोड़ देंगे, तो ऐसे लिख देते हैं 1490 और प्लस 1, इसमें 1 ऐड करते हैं तो 1491 आ गया, ठीक है दोस्तों।
तो सीधा सा क्या करना है, इसका जो पीछे वाला इकाई वाला अंक है उसी में एक जोड़ देना है। किसी की भी अनुवर्ती कहते हैं तो इकाई वाले अंक में एक जोड़ दो। अगर आपसे कह रहा है कि 88 इतना आपको मिल गया, अब बोल रहा है इसका अनुवर्ती बताओ, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पीछे वाले में एक ऐड करना है। तो 8 एक कितना हो गया 9, और यहाँ पर तो 8 रहने दो, यहाँ पर 8 रहने दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7। ठीक है, तो ये इसकी हो गई 70,888 का अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती में क्या करना होता है, आगे एक जोड़ देना है, और इसी को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं दोस्तों, उत्तरवर्ती भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही संख्या होती है। ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या हो गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्ववर्ती पर। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो पूर्ववर्ती यानी कि अगर आपसे कह रहा है 1490 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है दोस्तों उसमें से एक लेस कर देना है, घटा देना है। तो 1490 में 1490 -1 कर देना है। यानी कि अनुवर्ती में क्या करना होता है, एक जोड़ना होता है, और पूर्ववर्ती में क्या करना होता है, एक घटाना होता है। तो इसमें से एक घटाते हैं तो हमारा यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 तो वही रहेगा। 1489 आपका ये आया है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले, आपको पता है, तो उससे एक पहले की संख्या। जैसे छोटा कोई सवाल लिया जाए कि कोई बोल रहा है तुमसे 8 का क्या है अनुवर्ती बताओ, अनुवर्ती, तो हम जानते हैं 8 का अनुवर्ती 8 से पहले एक, भाई 8 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 7, तो 8 का अनुवर्ती क्या है 7। और कोई पूछ रहा है 8 का पूर्ववर्ती, अनुवर्ती क्षमा कीजिएगा दोस्तों, 8 का अनुवर्ती 9 आएगा, क्योंकि अनुवर्ती में एक जोड़ा जाता है और 8 में एक जोड़ेगा तो कितना आएगा 9 आएगा। और पूर्ववर्ती अगर कहता है 8 का पूर्ववर्ती, तो 8 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं और अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं, और अनुवर्ती को उत्तरवर्ती संख्या भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, जो आपको मिल रहा है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हम आराम समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक भाग नहीं हो सकता, 2 भाग से अधिक डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे आपको 1 बोला जाए, 1 तो दोस्तों 1 से ही कटेगा, तो ये भी हमारी क्या है अभाज्य। पहले अभाज्य की ओर चलते हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट रही हो और 1 से कट रही हो और किसी से ना कट रही हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती। कटना मतलब विभाजित होना दोस्तों। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और अन्य 1 से विभाजित हो, इन दोनों को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित ना होती हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती। या कि किसी 2 संख्या से कटती हो और किसी से न कटती हो, वो हमारी अभाज्य कहलाती। जैसे आपका 1 है, तो 1 तो जानते हैं दोस्तों केवल 1 से ही कटता है। अच्छा, 2 की बात की जाए तो 2 हमारा 1 से कट जाएगा और किससे कटेगा 2 से कटेगा। 3 की बात की जाए तो 3 हमारा क्या 1 से कटेगा और